पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। इस चीज़ की खबर जो है पिछले चंद दिनों से, इनफैक्ट लास्ट वीक के एंड से जो है ये गर्दिश में है कि पाकिस्तान एक और बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट करने वाला है और फाइनली इसका नोटैम भी रिलीज़ कर दिया गया है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले चंद अरसे में नियरली तमाम मिसाइल जो हैं वो टेस्ट किए हैं और इस नोटैम की रेंज जो है वो तकरीबन 3300 किलोमीटर है। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में पाकिस्तान के पास ऑफिशियली ऐसा कोई मिसाइल नहीं है जो कि 3200-3300 किलोमीटर की रेंज रखता हो। ना ऐसा मुमकिन है कि सारा का सारा एरिया जो है वो बफर एरिया इस्तेमाल ना हो, लेकिन इसकी उम्मीद ही की जा सकती है कि सारा एरिया इस्तेमाल में लाया जाएगा और अगर ऐसा हो सकता है तो पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। शाहीन 3 का एक एक्सटेंडेड वर्जन टेस्ट किया जा सकता है, हालांकि अबाबील मिसाइल जो है उसके चांसेस सबसे ज़्यादा मौजूद हैं क्योंकि शाहीन 3 को अभी टेस्ट किया गया है और आई थिंक अबाबील के चांसेस इस वजह से भी ज़्यादा हैं और मैं होप भी कर रहा हूँ कि अबाबील का टेस्ट किया जाए क्योंकि अबाबील एक बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है जिसे अगर 3200-3300 किलोमीटर की रेंज में कामयाबी के साथ टेस्ट किया जाता है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और यूजुअली इस तरह से जब नोटैम्स पब्लिक किए जाते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि वो प्लेटफॉर्म जो है पहले से इतना टेस्ट किया जा चुका है कि यूजुअली कामयाब नतीजे ही देखने को मिलते हैं। लेकिन सिर्फ ये अबाबील ही तक महदूद नहीं है, जैसे मैंने बताया कि ये पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो एंडलेस तरीक़ों से सोची जा सकती हैं। क्या ये एक सुपरसोनिक हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल हो सकती है? नोटैम में जो है स्पेसिफिकली एक एक्सपेरिमेंटल फ़्लाइट व्हीकल का जिक्र मौजूद है, तो ये बेसिकली कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही चीज़ इस इंटरेस्ट में इजाफा करती है। और लेट्स सी कि पाकिस्तान की जानिब से इस बार किस किस्म का आर्सनल टेस्ट किया जाता है। मैंने कुछ अर्सा पहले मेंशन किया था कि जनवरी के दूसरे हफ्ते के अराउंड चाइना की तरफ से एक शेनयांग का फ़्लाइट टेस्ट जो है वो किया जा सकता है। ये फ़्लाइट टेस्ट गो की गिवन डेट्स में नहीं हो सका है, लेकिन चाइनीज़ सोशल मीडिया के मुताबिक जो है इस चीज़ को कंटिन्यूसली डिस्कस किया जा रहा है कि चाइना की तरफ से J-31, J-35 का किसी कैपेसिटी में टेस्ट या पहली फ़्लाइट की जा सकती है, या तो इसके वर्जन 2 का तीसरा प्रोटोटाइप जो है दोबारा से टेस्ट किया जा सकता है, यानी 31003 प्रोटोटाइप जो है उसका टेस्ट दोबारा किया जाएगा, या फिर फाइनली हमें V3 यानी वर्जन 3 का पहला प्रोटोटाइप फ़्लाइट के लिए देखने को मिल सकता है। शेनयांग टेस्ट स्टेशन के मैसेज के मुताबिक जो है शेनयांग की तरफ से पहली फ़्लाइट की तैयारियां की जा रही हैं और तमाम की तमाम एफ़र्ट्स को इंश्योर किया जा रहा है कि FC-31 J-35 की पहली फ़्लाइट को हर तरीके से स्मूथ बनाया जा सके। ये मेंशन करना भी ज़रूरी है कि FC-31 J-31 के वर्जन 2 के अभी तक 3 प्रोटोटाइप टेस्ट किए जा चुके हैं। वर्जन 3 का इंतज़ार सबकी जानिब से किया जा रहा है, जबकि J-35 फाइटर जेट इसी वेरिएंट का एक एयरक्राफ्ट वर्जन, कैरियर वर्जन या एक नेवल वर्जन होने वाला है और इसमें वो अपने आने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए इस J-35 को इस्तेमाल करेंगे। ऐसा मुमकिन है कि वर्जन 3 की अभी फ़्लाइट भी ना की जाए, सिर्फ़ और सिर्फ टैक्सी को मुकम्मल किया जाए। तो इसी चीज़ की जानिब जो है हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि किस कदम मैच्योर उनका वर्जन 3 का प्लेटफॉर्म हो चुका है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बोथ दोनों पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए अहम होने वाली है, तो लेट्स सी इस हवाले से भी क्या निकल के सामने आता है। उसके बाद हम लास्टली नई न्यूली इलेक्टेड US एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब आ जाते हैं और इसे पाकिस्तान की डिफेंस एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इस तमाम सिचुएशन में जो कि डोनाल्ड ट्रंप से जो बाइडन की ट्रांजिशन के दौरान वक़ूफ़ पज़ीर हुई, हालात अब किसी हद तक अपनी नॉर्मल सिचुएशन की जानिब वापस आ रहे हैं और ये क्वेश्चन अहम हो जाता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं आगे चलकर कैसे शेप अप होते हैं। और जो अहम दो चीज़ें हैं, यानी कि क्या अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किस किस्म की डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। जो बाइडेन या डेमोक्रेट्स का थोड़ा सा मुख्तलिफ स्टैंस है अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस में कंपेयर टू रिपब्लिकन्स या ट्रंप के, अब वो अपना थोड़ा सा मुख्तलिफ व्यू स्टैंस जो है वो प्रेजेंट करते हैं।
लेकिन चूँकि इस डील पे जो है इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है और इवन जनरल पब्लिक का भी इस पर ज़्यादातर ओपिनियन यही है कि ये एक यूज़लेस जंग है, इसलिए इस फैसले को पूरी तरह से तो कभी चेंज नहीं किया जाएगा। इसमें कुछ रिव्यू की बात की गई है और इवन अफ़गानिस्तान में मौजूद अथॉरिटीज़ से भी इस पर बात की जाएगी, लेकिन ये एक सेंसिटिव मामला है और अगर किसी किस्म की भी ऐसी डेवलपमेंट होती है जिससे ऐसा लगे कि अफ़गान तालिबान के साथ उनके एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ चीज़ें काम कर रही हैं, या अगर फिर थोड़ी तादाद में भी अमेरिकन फोर्सेस जो है अफ़गानिस्तान में ठहरने की कोशिश करती हैं और फिर अगर तालिबान जो है अपने साइड ऑफ एग्रीमेंट से हट गए, तो फिर आई डोंट नो कि अमेरिकन फोर्सेस अफ़गानिस्तान में फंस कर ही ना रह जाएँ। जहाँ तक पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात की बात है तो 2 से 3 चीज़ें जो हैं ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। एक तो हमारी यूएस के साथ जो F-16 और AH-1Z वाइपर की डील है वो बहुत अहम चीज़ है और मे बी रैम R116 की क्लियरेंस जो है वो भी इसमें शामिल की जा सकती है। इसके अलावा जो फंडिंग थी FMS या फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत जो दी जाती थी वो रोकी हुई थी, और आखिरी जो ट्रेनिंग पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की USA में जाके मुहैया की जाती थी उसको भी रोका हुआ था। तो ये 3 बहुत अहम एस्पेक्ट्स हैं, इन तमाम को हॉल्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये कि जो बाइडेन पहले पाकिस्तान आ चुके हैं और उन्हें निशाने पाकिस्तान भी दिया गया है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतर ताल्लुकात में अपना अहम किरदार अदा करने की बना पे, लेकिन इसका कोई भी इम्पैक्ट जो है वो नहीं होने वाला। जो बाइडेन अब USA के प्रेसिडेंट हैं और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो USA ही होगी और उसके हिसाब से ही वो अपनी पॉलिसी को ठीक करने की कोशिश करेंगे। F-16 और AH-1Z सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे डिपेंड करेंगे कि क्या फ़ॉरेन मिलिट्री सेल्स जैसी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहाल की जाती हैं कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अपने पैसों से तो AH-1Z वाइपर नहीं ख़रीदने वाला। अगर पाकिस्तान के लिए बहाल कर दी जाती हैं तो ये पाकिस्तान के लिए भी डबल एज स्वॉर्ड के तौर पे काम कर सकती है, और जो पाकिस्तान अपने इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स और सेल्फ सफिशेंसी की जानिब कदम बढ़ा रहा है इसमें फिर से कहीं रुकावट ना आ जाए। तो मेरे ख्याल से ये एक तरह की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि पाकिस्तान के लिए इनकी सप्लाई एक तरह से रुकी हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जॉइंट डेवलपमेंट जैसे वेंचर्स या इंडिजिनस एफर्ट्स पे ज़्यादा जोर दे रहा है। जहाँ तक मिलिट्री ट्रेनिंग का मसला है, आई होप कि ये चीज़ आखिरकार सॉल्व हो जाए, और इसकी पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि जितनी एडवांस्ड और जितनी हाई क्वालिटी की आपस में एक्सरसाइजेज या ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे उतना ही पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के लिए बेहतर होगा। लास्टली जो कदरे छोटी डिफेंस परचेजेस हैं जैसे T-129 की इंजन्स या रैम R116 जैसे रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल जैसे आर्सनल जो हैं उनको अगर मेक श्योर बनाया जा सके कि ये जो है हम परचेज़ कर सकें तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ऑल्सो अगर किसी कैपेसिटी में हम USA के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट या टेक्निकल असिस्टेंस हासिल कर सकें तो ये सबसे बेहतर होगा। मिसाल के तौर पर प्रोजेक्ट अज़म के बारे में ख्याल किया जाता है कि इसे YF-23 ब्लैक विडो की तर्ज पर तैयार किया जा सकता है। तो अगर किसी कैपेसिटी के अंदर हम नॉट ऑफ ग्रूमन से टेक्निकल सपोर्ट या असिस्टेंस हासिल कर सकें तो ये बहुत बेहतर हो सकता है। एक और चीज़ इस पर अभी बात नहीं की जाती लेकिन आगे चल के बहुत अहम होने वाली है, वो ये कि प्रोजेक्ट अज़म के अंदर कौन सा इंजन लगेगा। अगर मुमकिन हो सका तो वेस्टर्न सोल्यूशन जो है वो सबसे ऊपर मौजूद होगा। बहुत से दीगर फाइटर जेट जो स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार किए जा रहे हैं उनमें जनरल इलेक्ट्रिक का 414 का ऑप्शन देखा जा रहा है। किसी एक सेक्शन में जो है पाकिस्तान के जनरल इलेक्ट्रिक का F-110 इंजन भी जो है प्रोजेक्ट अज़म के लिए इस्तेमाल किए जाने पे ज़ोर दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को भी मेक श्योर करना होगा कि हम उन पे ज़्यादा ओवर रिलायंट ना हो और स्टिल ऐसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हासिल कर सके जो कि फ्यूचर में बहुत अहम रोल प्ले कर सकती हैं। लाइक वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।